औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन अफरीदी। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे दहशतगर्दी पे। 30 जनवरी को पेशावर की पुलिस लाइन में एक धमाका हुआ था। 100 से ज़्यादा अफराद उसमें शहीद हो गए। दहशतगर्दी का ये जो वाक़या हुआ है, बहुत से सवाल अब लोगों के जहनों में उठ रहे हैं कि ये किस तरह हुआ और इतनी महफूज जगह पे किस तरह हुआ। ये तो उसके बाद पता चलेगा कि जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ही मालूम हो जाएगा कि किस तरह हुआ, किसने किया है। इससे पहले कुछ कहना मुश्किल है कि किसने किया है और किस तरह हुआ है। बहरहाल गफलत हुई है। पुलिस को और दूसरे रियासती इदारों को अलर्ट रहना चाहिए ताकि इस तरह के और वाक़यात ना हो। लेकिन इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पेशावर के अवाम में एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली वो है पेशावर के अवाम जाग उठे और मुत्तहिद हो गए। यहाँ तक कि पुलिस ने भी वो मुजाहरा किया कि हम जी दहशतगर्दी को नहीं मानते। और बहरहाल अवाम निकल आए सड़कों पे और पेशावर में अमन मार्च हुआ। उस मार्च में बहुत सारे सियासी लोगों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद साहब ने भी शिरकत की। मुराद सईद साहब को समझ आ चुकी है, हो सकता है शहरियार अफरीदी साहब को भी समझ आ जाए और अली मोहम्मद खान साहब भी समझ जाएंगे कि जी दहशतगर्दी वाकई मौजूद है, दहशतगर्द भी मौजूद है, दहशतगर्दी भी हो रही है। तो इनको जब समझ आ गई है तो बाकी लोगों को तो समझ पहले से थी। बहरहाल इस पे बात करेंगे कि मुराद सईद साहब ने जो तकरीर की है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। उसको ज़रा देखते हैं उस तकरीर को और फिर उस पर आगे बात करेंगे कि मुराद सईद साहब ने क्या कहा। इलाकों में ऑपरेशन हो चुके हैं, उनको पता है कि आपको नंबर प्लेट पहनाए जाते हैं। आपसे फिर पूछते हैं कि कौन हो, कहां से आए हो। ओ भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, घर में रहा है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि ऑपरेशन करे कि मुज़ाकिरात करे, ऑपरेशन करे कि मुज़ाकिरात करे। ओ भाई पहले ये बताओ कि लोग तो नहीं थे, आए कहां से। फिर जब हम कह रहे थे तो आप इनकार क्यों कर रहे थे। जब इनकार किया, प्रोटेस्ट निकला, उनके ऊपर एफआईआर क्यों किए। फिर उसके बाद आप हमसे हमारे घर में पूछते हो कि तुम कौन हो, फिर हमारे ऊपर ही बमबारी। ना भाई, अब इस तरह नहीं चलेगा। आज पता चला कि कोई मीटिंग हो रही है और फिर 7 तारीख को भी मीटिंग बुलाई है। मेरे पाकिस्तानियों, पेशावर के गैरतमंद शहरियों, मैं बताता चलूं, ये आज जो धमाका हुआ है ये आगाज है। अगर आप हर शहरी पेशावर का नहीं निकला तो आपके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। आग में आपको धकेलने का फैसला हो चुका है, आपके ऊपर बमबारी का फैसला हो चुका है। रोकना है तो खुद रोको, खुद निकलो, खुद खड़े हो जाओ। मेरे पाकिस्तानियों, कल मुझसे राब्ता हुआ। मुझे कल रात कहा गया कि आपने मलाकन डिवीजन में किया तो किया, अभी आपने पूरे पाकिस्तान में अमन मार्च का ऐलान किया है तो किया है, लेकिन तुम खुद शिरकत मत करो। और अगर शिरकत करोगे, आपको पता है कि हुकूमत भी बदल चुकी है और जेल भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। फिर मुझे कहा गया, सुनिएगा, क्योंकि मेरे हवाले से फैसला हो चुका है। मैं रहूं ना रहूं, मेरे पख्तूनों, मेरे पाकिस्तानियों, आपने अपने लिए निकलना है, वाज़ेह पैगाम देना है कि हम आपके डॉलरों के लिए मज़ीद ईंधन नहीं बनेंगे। फिर कहा गया कि अगर आपने शिरकत करनी भी है तो एक काम करे, पेशावर वाले में शिरकत ना करे। ये भी कहा गया कि कोई भी नारा लगा तो वो आपके खाते में डाल के 6 महीने के लिए आपको अंदर कर देंगे। मेरे पाकिस्तानियों सुनिए, मेरे पाकिस्तानियों, बात सुनिए, बात पूरी सुने। फिर उसके बाद हम नारों के ऊपर भी आएंगे। फिर कहा गया कि अगर आपने ऐलान किया है तो आप एक बहाना बनाए, कहीं की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि बिस्तर पे भी पड़ा हूं ना, फिर भी मैं पेशावर जाऊंगा। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि जब हमने सवाल पूछे, सवाल यहाँ पे मैं पूछ रहा था, मुझे सड़क पार से मारने की धमकी आ गई। ओ भाई ये तरीका समझाओ कि सवाल इससे कर रहा हूं तो वो क्यों धमकी दे रहा है, सवाल उससे कर रहा हूं तो ये क्यों धमकी दे रहा है।
मुझे मेरे लोगों को ये समझाओ कि अगर मैं उसके खिलाफ हूं तो इसका मतलब है कि मुल्क के हक में हूं। तो अगर मुल्क के हक में हूं तो धमकी आप क्यों दे रहे हो और वो क्यों दे रहा है? ये तरीका हमें समझ नहीं आया। फिर मेरे पाकिस्तानियों, अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है और आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, फर्क एक है, आप लोगों ने धोखा नहीं खाना। मैं सबको कहता हूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं वो मेरी बात सुने। मैं एग्रेसिव हूंगा, मैंने पार्लियामेंट में तकरीर करता हूंगा, मैं जज्बाती अंदाज में अपनी बात पहुंचाता रहूंगा, लेकिन जब मेरे मट्टी की, मेरे पाकिस्तान के अमन की, मेरे शेरों की जिंदगियों की बात आएगी, आप सब मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। आप सब भी इसके लिए आवाज उठाओ, हम इसमें साथ हैं। इसमें कोई सियासत नहीं होगी, सियासत बाद में हो सकती है, लेकिन हमारा सौदा नामंजूर है। फर्क क्या था? मराकन डिवीजन ने क्या किया? आपको लोग तकसीम करेंगे, आप में साजिशें होगी, बयानियों की जंग होंगी, आपके अंदर नफरतें पैदा की जाएगी, लेकिन हमने नफरतें नहीं फैलाई। हमने जब अपील की तो मैंने लाहौर से भी अपील की, मैंने इस्लामाबाद से भी अपील की, मैंने कराची से भी अपील की, मुल्तान और कोटा से भी अपील की कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर जनाजा पेशावर में धमाका होगा तो इस आग की तपिश लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और कोटा भी महसूस करेगा। जनाजा फिर सब क्या उठेगा। कौमी असम्बली में जब भी अली वजीर और मोहसिन दावड़ दहशतगर्दी पे बात करते थे और कहते थे कि जी वजीरिस्तान में या कबाइली अजला में दहशतगर्दी हो रही है, तो ये मुराद सईद और इसका साथी शेरयार अफरीदी और साथ में अली मोहम्मद खान, ये तीनों पख्तून बेल्ट से हैं, लेकिन ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि जनाब दहशतगर्दी न कोई है न कुछ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये फला के एजेंट है, ये उसके एजेंट है, ये इसके एजेंट है। मुराद सईद साहब के उस वक्त स्वात में न तालिबान थे, न मुराद सईद साहब के रिश्तेदारों को खतरा था, न उनके इलाके में कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी। बिल्कुल अमन अमान था, सब कुछ ठीक चल रहा था, कारोबार सही था, लोग खुशहाल थे। लेकिन उसको फिक्र नहीं थी कि जो वजीरिस्तान में हो रहा है या खैबर में हो रहा है या बाजवड़ में हो रहा है या मोहम्मद में हो रहा है, ये चीज़ें फिर स्वात में भी आ सकती है, दीर में भी आ सकती है और फिर खैबर पख्तूनख्वा से ये पूरे मुल्क तक जा सकती है। ये अंदाजा इनको नहीं था, बल्कि मुराद सईद जो बात कर रहे हो बिल्कुल सच कह रहे, सच बोल रहे। उस वक्त इसको जुटलाते थे, अब वो सच बोल रहे। अब यहाँ पे जो पेशावर का धमाका हुआ है, लोगों में मुख्तलिफ परसेप्शन बन गए हैं। कोई कहता है कि फलां ने किया है, कोई कहता है इसने किया है। बहरहाल जिसने भी किया है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सोच और फिक्र की बात यह है कि यहाँ पे अवाम मुत्तहिद हो गए। पेशावर के अवाम में एक चीज आ गई कि सियासी पार्टियों से बालातर एक हो गए हैं, एक पेज पे आ गए हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं कि दहशतगर्दी नामंजूर है, दहशतगर्दी को हम नहीं मानते। कोई भी कर रहा हूं, XYZ कोई भी हो। पहले हम पे जंग मुसल्लत की गई थी, पराए जंग में हमें धकेल दिया गया था और वो उसका जो खमियाजा हमने भुगता है और उसकी जो तकलीफें हमने उठाई है, दोबारा उस चीज के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन अभी भी इस तरह की खबरें आ रही है कि कोशिशें हो रही है कि इस खित्ते पे जंग मुसल्लत की जाए, और इसके पीछे जाहिर बात है वही कुव्वतें हैं जो पहले अफगानिस्तान में आकर बैठ गई थी। वो चाहते हैं कि यहाँ पे फिर जंग हो। भी कहा जा रहा है कि जी हमारे 70,000 लोग मर चुके हैं। 70,000 लोग किसने मारे थे? कौन आया था? हिंदुस्तान आया था, अमेरिका आया था इधर, या रूस आया था, या ईरान ने हम पे हमला किया था, या चीन ने हम पे हमला किया था, या कोई और ताकत आई हुई थी, या कोई आफत आई हुई थी? पख्तून बहादुर नहीं है। अगर बहादुर होते ना तो अपने आप को बचा लेते। पख्तून का कत्ल ना करता। पख्तून को मार रहा है, पख्तून से पख्तून को मरवाया जा रहा है। खुदा के लिए ये कर क्या रहे हो? ये हो क्या रहा है? इतनी समझ नहीं है, इतना सब कुछ हो गया, आज भी कुछ पख्तून इसी चीज पे तले हुए है कि जी मैंने बंदूक उठानी है और मैंने जहाद करना है। और मैंने किसके खिलाफ तुमने जहाद करना है? अपने भाई के खिलाफ जहाद करना है। हम लड़के भी, हम बहादुर भी है, हम सब कुछ है, हमारे पास नंबर 1 हर एक चीज नंबर 1 है, लेकिन फिर भी हम ख्वारोजार है, हम जलील है। और एक खास तबका है, एक छोटा सा तबका, वो अमीर से अमीर होता चला जा रहा है, अरबों खरबों में खेल रहा है। एक 22 ग्रेड का अफसर रिटायर हो जाता है, अरबपति होता है रिटायरमेंट के बाद, अरबपति होता है। तो अब आप खुद सोच लें कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, अवाम के साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा भी सोच रखने वाले इस चीज को समझते हैं कि जी हमारे खून पे, हमारे सरों पे डॉलर मिल रहे हैं,
لوگ ڈالر لے کر اپنے ہی لوگوں کو قتل کروایا جا رہا ہے، دو گروپ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہی انگریز کی پالیسی، تقسیم در تقسیم کر کے ان کو لڑایا جا رہا ہے اور یہ حکومت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 75 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ کب تک اب ہم کب تک مریں گے؟ اور کتنے سال تک مرو گے؟ کتنے بچے اپنے مرواؤ گی؟ کتنے لاشیں اٹھاؤ گی؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، امن چاہیے، صرف امن چاہیے اور بس امن چاہیے۔